सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले किए हैं। तालिबान ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और तालिबान की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि रेफ्यूजी वाले इलाके, बॉर्डर के इलाके के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने घुसपैठ की है और ज़्यादातर सिविलियंस के इलाके पर बमबारी करके सिविलियंस को कत्ल किया है। हालांकि पाकिस्तान का कहना ये है कि हमने आतंकी संगठन TTP को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने जो ये कदम उठाया और अफगानिस्तान में घुसकर हमला किया, इस एक्शन की वजह से तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के बीच और दूरियां बन गई हैं। वहीं पाकिस्तान बड़ी ही चालाकी से खतरनाक लेवल पर भारत पर सेकंड स्ट्राइक स्ट्रैटेजी के लिए और परमाणु हमले के लिए प्लानिंग कर रहा है और टेक्निक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो चीन से बड़ा सौदा भी करने को तैयार है। देखिए, रिपोर्ट मौजूद है। चाइना चाहता है कि गवादर पोर्ट पर, जो पाकिस्तान का है, वहाँ चीन की सेना तैनात हो। उधर पाकिस्तान गवादर पोर्ट को चीन को फ्री में देना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमें न्यूक्लियर परमाणु सबमरीन मिल जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि अगर भारत कभी हम पर हमला करे और हम पर हमला करके पाकिस्तान के तमाम परमाणुओं को तबाह कर दे, तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कुछ एसेट्स छुपे हुए होने चाहिए जिसके ज़रिए हम परमाणु हमला भारत पर कर सकें। खबर ये है कि जो चाइना और पाकिस्तान की टीम इस मुद्दे पर बात कर रही है, उनमें खींचातानी हुई है। यानी पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी देने से चाइना पीछे हट रहा है। यही वजह है कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं ताकि ये टेक्निक चाइना से हासिल न कर सके पाकिस्तान और अपनी परमाणु कैपेबिलिटी पाकिस्तान बढ़ा ना सके। अब ये बात तो क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान परमाणु हथियार और ताकत बढ़ाने के लिए आगे जो कदम बढ़ा रहा है, इससे अमेरिका खुद सहम गया है। अब अमेरिका को जब ये समझ में आया तो अमेरिका ने पाबंदी लगाई पाकिस्तान पर और अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अमेरिका की गवर्नमेंट के सामने क्लेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन दिया है कि हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे मुल्क के लोगों की सेफ्टी के लिए है। हमारा इरादा कोई भी गलत नहीं है, हम पर लगाई गई पाबंदियां गलत। वहीं पाकिस्तान के अंदर क्या ही न्याय होगा और पाकिस्तान के अंदर क्या ही लोकतंत्र होगा, आप समझ सकते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स, इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके समर्थन में लाखों लोग हैं, लेकिन उनके 25 समर्थकों को 10-10 साल की सजा पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई है। जुर्म उनका यह था कि उन्होंने PTI के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को खुलकर सपोर्ट किया था। यही जुर्म था जिस पर उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप और ह्यूमन राइट ने पाकिस्तान की कोर्ट की और पाकिस्तान की इस नई सरकार की आलोचना की है। हजरात, उधर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार में भारतीय दूतावास पर अफगानिस्तान में खतरनाक हमला हुआ, जिसमें 3 मारे गए और 1 घायल हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस भारतीय दूतावास में काम करने वाले जो लोग मारे गए और जो घायल हैं, वो सब के सब अफगानी हैं, भारतीय कोई नहीं। देखिए, हमारा एक बड़ा ग्रुप है ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक बड़ा ग्रुप है नेटो की तरह। अब इसका विस्तार हो रहा है। भले ही इसके मेन मेंबर नहीं ऐड हो रहे हैं नए, लेकिन इसके जैसे सपोर्टर होते हैं ना, जैसे कि इसमें हम मेन मेंबर नहीं लेकिन एज अ गेस्ट मेंबर हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में शामिल होने के लिए बहुत सारे देश उत्सुक थे। कई देश चाह रहे थे इसके अंदर शामिल होना, जिसमें रशिया ने 13 नए देशों के एडिशन का
जो है प्रावधान किया है, ऐलान किया है कि हाँ 13 देश इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें 9 देशों का नाम जारी कर दिया है, जिसमें बेलारूस, बोल्विया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान। ये देश हैं जो अब ब्रिक्स के समझ लीजिए कि छोटे मेंबर होंगे। लेकिन पाकिस्तान बहुत पहले से इस ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेचैन था, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। कहा जा रहा है कि वीटो पावर भारत के पास है और भारत ने ही टांग अड़ाई है, जिसकी वजह से ब्रिक्स में रशिया ने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है। उधर श्रीलंका ने एक बार फिर से भारत को झटका देते हुए तमिलनाडु के शहर से ताल्लुक रखने वाले 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बांग्लादेश की सरकार जो नई आई है, इसके रहते हुए माइनॉरिटीज, ईसाइयों और हिंदू समुदायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये सच्चाई है, फैक्ट है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। जिस पर खुद अमेरिका के NSA ने फ़ोन पर मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ के टेम्परेरी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनसे फ़ोन पर बात की है। उधर शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन पर 42,600 करोड़ के गबन का भी आरोप है। उधर बांग्लादेश में एक बार फिर से रोहिंग्या के कैंप में आग लग गई। इस आग से जो है कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 2 लोग झुलस कर मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। मेरे दोस्तों, अभी तक इस लिस्ट में ईरान का नाम आ रहा था, लेकिन अब सऊदी अरब का नाम है। इसी साल के अंदर 334 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी लगाकर या गर्दन उड़ाकर मौत की सजा सुनाकर मार डाला है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरी दुनिया में सऊदी अरब के खिलाफ गुस्सा फूट सकता है। उधर मेरे दोस्तों, भारत और चाइना ने अपने रिश्ते सुधारने के तरफ कदम बढ़ाने के बाद अब जापान और चाइना भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जापान के विदेश मंत्री इस वक्त चीन पहुंचने वाले हैं और चाइना और जापान के बीच जो टेंशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। चाइना हमसे सैकड़ों साल आगे है, ये बात हकीकत है। हम चाइना को दिन रात गाली तो बक सकते हैं, लेकिन चाइना पूरी तरह से हमसे बहुत आगे है और वहाँ की तरक्की की वजह यह है कि वहाँ करप्शन बहुत कम है, ना के बराबर है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइना की गवर्नमेंट ने चीन के आर्मी चीफ को ही निकाल दिया है, क्योंकि इल्ज़ाम उन पर सिर्फ करप्शन यानी भ्रष्टाचार का था। यहाँ तो जो ज़्यादा भ्रष्टाचारी होता है उसको और बड़ा पद दिया जाता है। वहीं चीन ने अमेरिका को भड़काने वाला एक और काम कर दिया है। चाइना ने अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉपी बनाया और उसको अपने एक खतरनाक मिसाइल से दाग कर मिसाइल टेस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया नहीं है, लेकिन पगला पहले गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले कनाडा को धमकी दे दी और पनामा को भी कि भैया दोनों को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए, और बल्कि मैं तो कह रहा हूं हमसे वापस मिल जाना चाहिए, यानी कनाडा को हमारा एक शहर बन जाना चाहिए। और पनामा के लिए भी ऐसी बात कह दी। अब सत्ता के नशे में, अभी जो सत्ता हासिल भी नहीं हुई है, पावर के नशे में कुछ भी बोल रहा है। मतलब एक मुल्क को कह रहा है कि आप हमारा शहर बन जाओ। इसी तरह से तीसरे देश को भी कह दिया, ग्रीनलैंड को भी धमकी दे दी कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो आपको हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए और हमारे हिसाब से चलना चाहिए। यानी एक तरह से इशारा कर दिया कि तुम्हें भी हम अपने में शामिल कर लेंगे। और ये ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का ही हिस्सा है, डेनमार्क का एक टुकड़ा है, डेनमार्क का ही एक आइलैंड है। अब डेनमार्क ने जब अमेरिका की तिरछी निगाहें देखी, तुरंत अपना उसने डिफेंस मिलिट्री बजट बढ़ा दिया है। वक्त है अब यूक्रेन और रूस की जानकारियों का। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, रूसी सैनिक के पास नॉर्थ कोरिया की राइफल पहुंची है पहली बार, और वो उन राइफल को काफ़ी भारी, बड़ी अजीबोगरीब और मतलब कंफर्टेबल नहीं बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसे चलाना जो है काफ़ी अनयूजुअल है, काफ़ी मुश्किल है, और इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। यानी नॉर्थ कोरिया के सैनिक तो फेल हो ही रहे हैं रशिया के अंदर, और हथियार भी फेल हो रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, रूसी इंटेलिजेंस ने एक रूसी
व्यक्ति नागरिक को रूस से ही गिरफ्तार किया है। इल्जाम इस पर यह है कि ये रूस में रहकर रूस से गद्दारी कर रहा था और यूक्रेन को रूस की जानकारियां शेयर कर रहा था। वहीं ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया पहुंचे हैं। ताजिकिस्तान और रशिया के अच्छे संबंध हैं और ताजिकिस्तान का इस वक्त रूस पहुंचना संकेत है कि ताजिकिस्तान इस जंग में भी रूस के साथ खड़ा है। उधर चेचनिया के रमजान कादिरोव ने रूस के सपोर्ट में रूस के लिए एक नई बटालियन भेजी है। तस्वीर आपके सामने है। चेचनिया की अहमद की खतरनाक मिलिट्री वॉलंटियर्स हैं, उनको भेजा गया है जो कि रूस की सेना से खतरनाक बताए जा रहे हैं। कादिरोव की ये सेना कई कमांडरों के साथ रशिया यूक्रेन से लड़ने के लिए पहुंची है। वहीं नेटो ने पूरे यूरोप को डरा दिया है। नेटो के चीफ ने कहा है कि बिना अमेरिका के पूरे यूरोप को रूस से कोई बचा नहीं सकता। यानी नेटो खुद कमजोर है। अगर अमेरिका नेटो का साथ देगा तभी यूरोप को रूस से बचाया जा सकेगा। अब देखिए, बर्तानिया की इंटेलिजेंस ने अपना ही नाड़ा खोला है। दोस्तों, बर्तानिया की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि हमारी सेना की जो 1/5 सैनिकों की टुकड़ी है, ज़्यादातर या समझ लीजिए मैक्सिमम लेवल पर जो हमारी जो सेना है, बर्तानिया की जो फौज है, वो लड़ने के काबिल ही नहीं है, वो जंग में उतरने के काबिल ही नहीं है। बर्तानिया की बातें बड़ी बड़ी और बर्तन में है छेद। उधर भारत के अंदर बड़े आतंकी हमले की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का कहा गया कि सरकार के आदेश पर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसके बाद खालिस्तानी आतंकी संगठन के हेड पन्नू को भड़कता हुआ देखा गया। उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें तीनों आतंकवादियों का समर्थन करते हुए उनकी तस्वीर जारी की गई और भारत के प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री समेत योगी जी के खिलाफ कई कड़े और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद इसने बड़ी जो धमकी दी वो ये कहा कि प्रयागराज में जो महाकुंभ होगा, जो मेला होगा, उसमें हम बदला लेंगे। यानी खालिस्तान आतंकी संगठन ने सीधा सीधा भारत के लिए बड़ी चुनौती सामने रख दी है। वहीं भारत में मोदी सरकार ने मुल्क को पूरी तरह से अंदर से खोखला और बर्बाद कर दिया है। तमाम आतंकवादियों को धार्मिक चोला पहनाकर मार्केट में छोड़ा हुआ है। एक बार फिर से दंगाई बिट्टू बजरंगी ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक बातें करते हुए, कुरान पाक की तौहीन करते हुए, सीधे साधे हिंदुओं को वर्गलाते हुए, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने तक की बात करके हिंसा की बात की है। लेकिन मजाल है, एफआईआर तो हो ही जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मजाल है कि यूपी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करे। सुनिए। ये दिन दूर नहीं, हिंदू राष्ट्र पढ़ रहे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े राक्षसों से कोई विजय पाने के लिए राम जी को भी युद्ध लड़ना पड़ा था। ऐसे भाइयों, तुम्हारी लोग गिनती बैठे हैं ना, ये 56 सवारी के वंशज है, एक से समाधान बनाओ, तभी गुरु गोविंद सिंह खाओ। मेरे भाइयों, समय निकालो, एक दिन ऐसा समय आएगा तुम पर समय रहेगा डबल हो जाने का। ना तो ये मोबाइल चलेगा, ना तुम्हें पुलिस बचाएगी, ना तुम्हें नेता बचाएंगे। काली का जॉब करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे, सबको उठाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और हमारी गणपति उठाई जाओगे, पत्रिकार करो, उन राक्षसों का जवाब दो। अरे कानून काम करेगा, कानून कुछ काम नहीं करता, वो संविधान में बना हुआ संविधान हमारे लिए राक्षसों के लिए, जिहादियों को नहीं है। कम होते संविधान आयोग पुलिस जब ज्यादा होते हैं वो 15 मिनट की बात करते हैं। ऐसा क्यों? ये सब गंदी नाली के जिहादी जिनकी मानसिकता पंच छाप वालों की है, गंदी किताबें, गंदा कीड़े, गंदे स्कूल में पढ़ने वाले मजहबी लोग, उनको हमें जानना पड़ेगा और जब सनातन की रक्षा होगी। मेरे भाइयों ने बताया और धर्मों की भी। उधर इसी तरह से साध्वी प्राची, जो भैंस के पिछवाड़े जैसी माशाल्लाह शक्ल रखती हैं, अपने गंदे मुंह से गंदी ही बात
करती हुई एक बार फिर से नजर आई हैं। इन्होंने कहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दूर रखो, क्योंकि ये वहां पहुंचेंगे तो थूक जिहाद और मूत जिहाद करेंगे। दोस्तों, बात का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं साध्वी प्राची की इस बात से सहमत हूं। भाई, जहां ऐसे गंदे लोग हों वहां मुसलमान का क्या काम? और भाई, हिंदुओं के महाकुंभ में मुसलमान क्या करेगा भाई? ऐसे मुसलमान, मैं तो खुद कह रहा हूं साध्वी प्राची को मेरा फुल सपोर्ट है कि वहां आप तैनात करो, आईडी वाईडी चेक करो, और कोई मुल्ला पहुंच जाए तो उनका पिछवाड़ा लाल करो और भगाओ लात मार के उन्हें वहां से। और सालों मस्जिद में जाओ, तुम्हारा यहाँ का काम। ये नमाज पढ़ नहीं पाते हैं, नमाज पढ़नी नहीं होती इन्हें, लेकिन हिंदुओं के प्रोग्राम में जाएंगे तो पिटो गई। ये कदम मुझे अच्छा लगा। सुनिए। उनको हमारी पूजा पद्धति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और कुंभ के अंदर जो संत जाएंगे वो तपस्या करने जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये चालू करेंगे। उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए कुंभ के अंदर नो एंट्री, किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उधर मुसलमानों के खिलाफ 1.5 फुटिया जहर उगलता रहता है। कौन? महाराष्ट्र का नीतीश राणे, वो जो बौड़ा है, 1.5 फुटिया, 1.5 mm की गोली। वो हमेशा से अपमानजनक बातें करता रहता है। ऐसे में किसान ने ही उसकी अकल ठिकाने लगा दी। किया कुछ नहीं, सिर्फ प्यास की माला पहना दी स्टेज पर जाकर। इतनी सी बात पर इतना पिछवाड़े में आग लग गई, उस किसान को गिरफ्तार करवा लिया गया है। बताइए, बातें इतनी बड़ी बड़ी पेलते हैं ये, और सामने से किसान अगर विरोध कर दे और प्यास की माला पहना दे तो इनको लगता है कि हमारे पिछवाड़े पर ही किसी ने प्यास काट दी। देखिए, इथं जमलेल्या कासपाच्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। सगळ्या इथं जमलेल्या कासपाच्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। सगळ्या इथं जमलेल्या कासपाच्या पट्ट्यामधील शेतकरी, माझ्या माता बंधू आणि भगिनींनो, मी माफी मागतो। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए, माहौल बनाने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके पीछे बहुत सारे कुत्ते की नस्ल की औलादें हैं। ऐसे में एक और कुत्ते की नस्ल की औलाद का एक प्रोफाइल आपको ट्विटर का दिखा रहा हूं। भारतीय अस्त्र सेना नाम से ये अकाउंट बनाया गया, जिसमें मुसलमान विरोधी एक्टिविटी लगातार की जा रही है, और भारत सरकार चुपचाप ये होने दे रही है, या यूं कहूं मोदी सरकार ही करवा रही है। दोस्तों, इसने एक फर्जी वीडियो उठाया, यानी यूट्यूब पर एक यूट्यूबर है जो तिरंगा लोगों को, खासकर मुसलमानों को देता है। मुंबई के बीच और कई जगह की इस तरह की तस्वीरें हैं, और वो तिरंगा मुसलमान जो है, जो कुछ मुसलमान मना कर देते हैं, कुछ लोग पहन लेते हैं, लगवा लेते हैं स्टिकर। अब दोस्तों, ये जो अकाउंट वाला बंदा है, ये ऐसी वीडियो में से, पूरे व्लॉग में से वो क्लिप निकाल रहा है जिस क्लिप के अंदर, जिस क्लिप के पार्ट में, हिस्से में किसी टोपी पहनने वाले व्यक्ति ने तिरंगा लगाने से मना कर दिया, और ऐसी वीडियो को शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान भारत विरोधी है। हालांकि ये है पूरी सच्चाई। इसका पूरा वीडियो ये है जिसमें कई मुसलमानों ने अलाउ किया है कि हाँ, आप मुझे तिरंगा लगा दो। अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली और ऐसे पर्यटन के इलाके में जहाँ टूरिज्म है, वहाँ आप घूमने फिरने जाएंगे तो अक्सर आपको 3-4 लोग फ्रॉडिया मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर तिरंगा लगाकर 800, 500, 300 कुछ न कुछ ऐंठ लेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, यहाँ तिरंगा लगा देंगे, और आपको लगेगा यार ये कोई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और चलो भाई मेरी हैसियत जो भी है मैं दे देता हूँ। ऐसे लोगों से बचने के लिए बहुत सारे लोग, हिंदू भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत लोग हैं, कई बार तिरंगा लगाने से मना कर देते हैं कि भाई मैं तिरंगा यहाँ सीने पे लगा के ज़बरदस्ती क्यों घूमूँ। 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त नहीं,
और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भी जो तिरंगा लगा घूमते हैं मुझे तो फर्जी लगते हैं, क्योंकि भारतीय दिल से होना है, दिखावा करके क्या फायदा। तिरंगे का सम्मान जरूरी है, तिरंगे के लिए सजावट जरूरी है, गाड़ी पे लगा, लेकिन दिक्कत यहां से आती है कि 2 दिन बाद उसी तिरंगे का अपमान होता है। वही तिरंगा जो 2 दिन पहले माथे और सिरे पे चिपकाए हुए थे, अब वो नाली में पड़ा हुआ है, सड़क पर पड़ा हुआ है। उसका सम्मान, मतलब ऐसे ही मुसलमान भी हैं, उनको पता है। कई लोग ऐसे हैं, मैं खासकर, अगर मुझे ऐसे कई बार हुआ है कि लोग जाके तिरंगा लगाते हैं, मैं भाई साहब मत लगाओ यार, मैं कहाँ तक सवालता फिरूंगा इसे। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते ज़मीन पे गिर गया और इसकी बेहुरमती हो गई तो 4 लोग मुझे ही, आप ही फंसाओगे आके कि देखो मुसलमान तिरंगा फेंक दिया। ऐसे हिंदू भी हैं कि सम्मान में भाई तिरंगा यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, भाई नहीं बनाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि भाई उसका जो है अपमान भी हो सकता है। इस वजह से तिरंगा हर जगह नहीं लगना चाहिए, ना लगाना चाहिए। ये हर देश में ऐसा कहा जाता है, सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ भी है मुल्क में कि रात में अंधेरे में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, इसके लिए कहा जाता है कि भाई ये जो है अपमान होता है तिरंगे का। तिरंगा कोई हल्की चीज़ नहीं है, अपने मुल्क का झंडा कोई हल्की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो को जिसमें कुछ लोग मना कर रहे हैं कि भाई हमें तिरंगा मत लगाओ, हमें झंडा लगा, या फिर जल्दी में या पैसा देने, उसे पता है कि ये फ्रॉडिया खड़े हुए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, या सिर्फ जो है अभी खुदा न खास्ता मेरे को ये तिरंगा लगा के मुझसे पैसा ना मांग ले, इस डर से जो लोग झंडा नहीं लगा रहे हैं मुसलमान, उनका वीडियो क्लिप काट कर हिंदू समुदाय के लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में ही ये जो एक चैनल था MVS फिल्म्स, जिसके खिलाफ बिहार पुलिस ने, बक्सर पुलिस ने FIR भी की है और जांच भी कर रही है, फेसबुक पेज और उसके यूट्यूब चैनल की। लेकिन बहुत सारे अब वही चेहरे सामने आ गए हैं इनके सपोर्ट में, इस चैनल के सपोर्ट में, जिनको मोदी सरकार ने या तो हायर किया है या मैदान में छोड़ा हुआ है कि जाओ तुम नफरत फैलाओ। ऐसे में आप देख सकते हैं बिहार पुलिस को रोकने के लिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई मत करो, बहुत बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, और ये वही चेहरे हैं जो लगातार इस तरह के कंटेंट खुद भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीत भारती, इस गंदे नाली के कीड़े को आप अक्सर देखते हैं जो खासकर मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ कंटेंट बनाता है, वो इसके समर्थन में उतर आया है। इसी तरह से बाला, इस अकाउंट को भी आप अच्छे से जानते हैं, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज़ हमेशा फैलाता है। मिस्टर सिन्हा, इस हकले और तोतले को कौन नहीं जानता। इसने तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई है उसके ही जो लीडर हैं, उसके जो हेड हैं, उनको ही निशाना बना लिया है। देखिए, एक संस्था है वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट, ठीक है, और ये जो है बड़ी समझदारी से जो मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके सबूत डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं डॉक्टर मेराज हुसैन, अब उनको ही हिंदू संगठनों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी संस्था ने इस चैनल के खिलाफ और इस कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो MVS फिल्म है। जिस तरह से ये मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, इस पर मजबूती से आवाज़ उठाई, लेकिन इन लोगों को अब वो समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। अब आप देखिए कि मिस्टर चिन्हा ने, हकले ने वही किया है। डॉक्टर मेराज हुसैन हैं, उनका फोटो लगा है, एक स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, और उनके खिलाफ एजेंडा चला दिया गया है हिंदू गुंडाई संगठन के द्वारा। निशाने पर अब वो आ गए हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं। यानी बिहार में ये प्रेशर बनाया जा रहा है बिहार पुलिस पर कि देखो, जो मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बना रहा है उसको गिरफ्तार मत करो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, लेकिन जो इस हेट को रोकने के लिए कदम उठा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन नफरत के खिलाफ बोल रही है, जो इनको नंगा कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसे तमाम लोग मुसलमानों के खिलाफ ऐसे जहरीले कंटेंट बनाने वालों के समर्थन में हैं। ये आज भारत का हाल है, इसको हमें समझना होगा और हमें और भी बढ़ चढ़कर आवाज उठानी होगी। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? MIM आगे क्यों नहीं आ रहा है?
मुस्लिम बड़े बड़े नेता क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? इंडिया अलायंस, ये दोगली अलायंस जो है, ये सामने क्यों नहीं आ रही है? क्यों ऐसे मुद्दे पर मुसलमानों को अकेला छोड़ देती है? ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल रास्ते पर चलते हैं उनका सम्मान और उनकी इज्जत नहीं है और उनको नाम और शोहरत नहीं मिलता। पाँव में जख्म जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही देर से कामयाबी मिलती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा फिर कामयाबी और इज्जत मिलती है। हिंदुत्व वॉच नाम की वेबसाइट जो अभी हमारे सामने कुछ साल पहले शुरू हुई, जिसको हमेशा हम कोट करते रहते थे, आज भारत में घृणा अपराधों का दस्तावेजीकरण करने वाली इस वेबसाइट हिंदुत्व वॉच के पत्रकार रकीब हमीद नाइक को मिल गया है ईवा लेसमैन टेक एक्शन अगेंस्ट हेट अवार्ड मिल गया है। इसलिए कहता हूं, मिलकर काम करो, सही काम करो, नफरत के खिलाफ काम करो। मेरे दोस्तों, कुमार अंधविश्वास एक ऐसा बेहतरीन शायर जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता बेचता था, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि अब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, अब नफरत बिकेगी, तो उसने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर निशाना साध दिया। उसके बाद हमने जलील किया, दुनिया ने जलील किया। कुमार विश्वास का अंधविश्वास और गंध विश्वास दुनिया के सामने आया। एबीपी की पत्रकार ने उनसे लाइव डिबेट में जब सवाल कर लिया कि हाँ ये तो फौरन बड़ी चतुराई से बात पलट दी। किस तरह से बात पलटी है, इस चमन लाल चौरसिया को सुनिए। ज़रूरी है कि किसी पर निशाना साधना, रामायण और आपके घर की लक्ष्मी, मतलब इस तरीके के शब्दों का चयन क्या सही था? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ गाज़ियाबाद में, नोएडा में, वहाँ हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम वृंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं, इसी को लोग चुन लेते हैं, ईश कृपा या ऐसा सब कुछ रख लेते हैं। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो उसके मैं उत्तरदायी उसके लिए नहीं हूँ। मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मन है सदा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर, हारमोनी का चेहरा ओढ़कर इससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। ये दुखद सवाल है, पर बहरहाल क्लियर तो हो गया है। जब इसकी बेटियों पर सवाल उठना शुरू हुए, जब इसकी बेटियों पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हुए, इसी के घर के अंदर जब सवाल उठने लगे, तो फौरन इन्होंने बात पलट दी। यानी दूसरे की बहन बेटी पे सवाल उठाओ और जब तुम्हारी फटे, लोग तुमसे तुम्हारी बहन बेटी के बारे में सवाल करें तो पलट जाओ। अब दोस्तों, हमारा जो हाल, खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी का कह रहा हूं, हमारा हाल इतना बुरा क्यों है? क्योंकि हमारे युवाओं, देखिए युवा जो है देश का भविष्य होता है। ऐसे ही जो हमारी कौम है वो दीन, इस्लाम और मुसलमानों का भविष्य है। तो आइए युवाओं को देख लीजिए, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जाइए, मुस्लिम लड़कियां, दूसरे कौम की लड़कियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि किसी को फॉलोवर हासिल करना है तो जिम के नाम पर गंद मच रही है। जिस्म दिखाओ, अपने अंदरूनी सामान दिखाओ, मिलियंस में फॉलोवर, मिलियंस में व्यूज, ये सच्चाई है। जिम के नाम पर क्या हो रहा है? जिम में जा रही हैं लड़कियां, तो जिम जा रहे हैं। फिटनेस फ्रीक नहीं बाजी, तुम हो अश्लील फ्रीक। तुम्हें अपने जिस्म को चमकाना है। मैं कोई फुटेज नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो तो आप रोज ही देखते हैं। आप कौन से शरीफ हैं? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में भी वही चीज़ें हैं, क्योंकि आप वही देखना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। देखते सब हैं, मानता कोई नहीं। इनको व्यूज़ कहाँ से मिल रहे हैं? अब हमारी मुसलमान जो जनरेशन है, हम जैसे युवा, चलिए आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। आप तो मुझे देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% जो आज के युवा हैं वो क्या मेरे जैसे, आप जैसे युवाओं को पसंद कर रहे हैं जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, समाज सुधारने के, अपनी कौम को सुधारने के, देश के हक में बात करने के लिए आगे आ रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है इन्हें। मेरे जैसे काम करने वाले लाखों हैं, लेकिन लोग जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं वो मुझे देख रहे हैं, दूसरों को कौन देख रहा है? यानी मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को आज का हमारा समाज पसंद नहीं कर रहा है। युवा, हमारी उम्र के लड़के लड़कियां मुझे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक लड़की जिम में जाकर अपने स्तन दिखा रही है
या बाबा जी की बूटी दिखा रही है, ठीक है, ग्लूट्स के नाम पर। मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत करके अब उतर फुला रही हूँ, ये बातें बोल के दिखा रही है आपको, क्योंकि पॉर्न बैन है। आप यही इंस्टाग्राम पर ही देख के ठंडे हो रहे हैं, लोग भी यही मजा ले रहे हैं, यही चल रहा है इंस्टाग्राम पर। पॉर्न वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया अगर आपके हाथ में है। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान कौम का सबसे बुरा हाल हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां भाई कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल लेते। अच्छा, नंगापन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हम हिजाब पहन के डांस करेंगे। सर पर दुपट्टा रख लिया, नीचे सब खुला हुआ, नाचे जा रही हैं। कुछ लड़कियां इस लेवल पर उतर आई हैं कि कल तक तो वो हिजाब पहनती थी, व्यूज नहीं आते थे, अब वो नंगी जैसे हुई तो सब्सक्राइबर भी आए, फॉलोवर्स भी बढ़े, लाइक्स भी हुए, वायरल भी हो गई, इन्फ्लुएंसर भी बन गई, पैसा भी आने लगा, घर वाले चुप भी हो गए। अब तो पैसा ला रही है बिटिया हमारी, खुद ही दहेज इकट्ठा कर लेगी, खुद ही लड़का भी ढूंढ लेगी, बुड्ढे को टेंशन ही नहीं है, बुड्ढा अपने ही मस्ती में मगन, हमें कुछ हमारी लड़की तो कामयाब हो गई, ये हो रहा है। और लड़के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, वो भी बेचारे सोच रहे जिम में जाके बॉडी फुला लेंगे, लौंडिया पट जाएगी, अच्छा रिश्ता। नहीं 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 नहीं, मुन्ना कामयाब होना पड़ेगा। लड़कों, तुम्हारी जिंदगी सच में झंडे, हमें मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन लड़के, खासकर लड़के और लड़कियां इस तरह के कंटेंट पसंद नहीं करते हैं जो आप देख रहे हैं। उनको वही पसंद है, जिम वाला, और जो खासकर वो यूट्यूबर जो अपनी बीवियां, शादियां भी क्यों हो रही हैं आजकल भाई, सुहागरात तक का मतलब फोटो शेयर कर दिया जाता है व्लॉग के नाम पर, वरना चुक्कर धोना छोड़कर और सुहागरात में बत्ती बंद होने के बाद वाले सीन को छोड़कर सब दिखाया जा रहा है। पत्नी का फूला हुआ पेट, प्रेगनेंसी, बच्चा निकलते हुए छोड़कर बाकी सब कुछ दिखा दिया जाता है व्लॉग के नाम पर। अपनी बीवियों को दिखाकर, अपने बीवियों के जिस्म को चमकाकर दिखाकर व्यूज और उसकी कमाई खाकर कंटेंट क्रिएटर बने हुए लोगों को देखना आज के लड़के लड़कियों को पसंद है। हम जैसे कंटेंट नहीं पसंद, तो फिर भविष्य क्या है हमारा, हमारा फ्यूचर क्या है कौम का? इनको ये पता नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुस्लिम, मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ भाई, मैं दूसरों को बाद में आऊँगा, या मैं दूसरों को क्यों जाऊँ भाई, मैं अपना बुरा हाल देख रहा हूँ, मेरे घर में हाल बुरा हो रहा है। हमारी कौम के लड़के लड़कियों को ये नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है और बिहार में क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, नहीं पता। उनसे कुछ खबर पूछ लो, उनको कुछ नहीं पता। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं, कुछ कोई अपडेट नहीं है। लेकिन सोफिया अंसारी ने क्या डाला है, फलानी लौंडिया ने, नाम सबका लेना जरूरी नहीं है, उसने आज क्या, कौन सी चड्डी पहनी है, वो उसमें उनको इंटरेस्ट है। यह हाल है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो के अंदर नेशनल प्राइम टाइम के तड़के के साथ एक अहम ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मेरी बात अगर किसी को चुप गई हो तो हाथ जोड़ के तो माफ़ी, मैं कद्दू भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि भाई ये सच्चाई है। बुरा मानते हो तो मानो, नहीं देखना है मत देखो। जो सच्चे हैं उन्हें बात पसंद आएगी, जिनके पिछवाड़े में मेरी बात चुप गई है इसका मतलब तुम वही हो जिनके बारे में बात कर रहा था। जय हिंद।